1, 2, 3, come on! हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू न्यू न्यूटन क्लासेस। और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी में हमने पिछली क्लास में जो देखा था वो देखा प्रस्तावना। और प्रस्तावना के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना को जो है कहाँ से लिया गया है। तो प्रस्तावना को लिया गया उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था कब, 22 जनवरी 1947 को, जिसे रखा गया था कब, जिसे रखा गया था हमारी तीसरी बैठक जो हुई थी हमारी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, तो प्रस्तावना को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे संविधान का परिचय पत्र भी बोला जाता है। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि हमारी प्रस्तावना में क्या है, हमारे संविधान की पूरा सार है, पूरी समरी है हमारे संविधान की, कि हम एक झलक है संविधान की, पूरे संविधान में क्या है वो हमारी प्रस्तावना की एक झलक के रूप में लिखा हुआ है। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि जो भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र हैं जिनको भाग 1 में रखा गया है, अनुच्छेद 1 से 4 तक रखा गया। तो चलिए देखते हैं भारतीय संघ एवं इसका क्षेत्र। ठीक है, संविधान के भाग 1 में रखा गया है, संविधान के भाग 1 में है अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। ठीक है, तो क्या रखना है, जो संघ एवं राज्य क्षेत्र हैं वो हमारे संविधान के भाग 1 में रखे गए हैं और कहाँ से कहाँ तक रखे गए हैं, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 1 में याद क्या लिखा हुआ है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। क्या बोला गया है, भारत अर्थात इंडिया किसका संघ है, राज्यों का संघ है। अब आप याद रखते हैं कि हमारे संविधान में भारत के दो ही नाम लिए गए हैं, वो है भारत और इंडिया। ठीक है, इसके साथ ही क्या बोला गया है कि राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ का मतलब क्या है, हमारा जो भारत है वो टोटल कितने, अभी प्रेजेंट में अगर मैं बात करूँ तो हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इन सब का संघ है। और ये जो राज्य या फिर मैं बोलूँ केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, ये अपनी स्वेच्छा से हमारे भारत में शामिल हुए हैं। ठीक है, ना कि किसी संधि के द्वारा। ठीक है, मतलब हमारे इनको जो भारत में शामिल किया गया है, तो इनको अपनी स्वेच्छा से शामिल हुए, ना कि किसी संधि के द्वारा या फिर किसी इनके सामने कोई कंडीशन रखी गई थी कि इन्होंने या फिर किसी राज्य ने हमारे भारत में शामिल होने की कोई कंडीशन रखी थी। ऐसा नहीं है, इनको हमारे भारत में शामिल किया गया है। ठीक है, बगैर किसी संधि के, बगैर किसी कंडीशन के या फिर बगैर किसी नियम के। ठीक है, और इसके साथ ही आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि ये हमारे भारत में शामिल हो गए हैं। ये अपनी अगर ये राज्य चाहें तो अपनी स्वेच्छा से भारत से बाहर नहीं जा सकते या फिर भारत से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या रखनी है कि राज्यों के संघ का मतलब क्या होता है, राज्यों के संघ का मतलब ये होता है कि भारत जो है बहुत सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है, और ये राज्य जो हैं अपनी स्वेच्छा से शामिल हुए थे हमारे भारत में। इनके साथ कोई संधि या फिर कोई नियम या फिर किसी कंडीशन के थ्रू हमारे भारत में शामिल नहीं हुए थे, और इसी के साथ ही ये अपनी स्वेच्छा से हमारे भारत से अलग नहीं हो सकते, स्वेच्छा से हमारे भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको रखना है जिसमें अनुच्छेद 1 में। ठीक है, क्या है, राज्यों का संघ है, ये बता दिया अनुच्छेद 1। और अभी प्रेजेंट हमारे यहाँ पे कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्यों में कैसे होता है, 28 राज्यों में शासन कैसे चलता है, यही बता देता हूँ आपको। 28 राज्यों में शासन जो चलता है वो राज्यों की भी एक सरकार होगी वहाँ पे, और केंद्र सरकार का भी क्या रहेगा, केंद्र सरकार की भी वहाँ पे, केंद्र सरकार को भी वहाँ पे कानून बनाने का अधिकार रहेगा। ठीक है, तो राज्य और केंद्र दोनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है राज्य में। वहीं अगर मैं बात करूँ केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है, तो केंद्र शासित प्रदेश में जो होता है वो होता है पूर्णतः केंद्र का, या फिर मैं बोलूँ हमारी केंद्र सरकार जो होती है उसका ही अधिकार होता है, उसी को ही वहाँ पे कानून बनाने का अधिकार होता है। तो ये आपको अनुच्छेद 1 क्लियर हो गया होगा क्या है इसमें। वहीं अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 2 की, तो अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है, संसद विधि बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 2 क्या बोलता है हमारा, अनुच्छेद 2 क्या बोलता है, अनुच्छेद 2 हमारा क्या बोलता है, संसद विधि बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकते हैं। इसका क्या मतलब, मैंने आपको बताया अभी प्रेजेंट में कितने राज्य हैं हमारे, 28 राज्य हैं। ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ है कि नए राज्यों को बनाया जा सकता है या फिर नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग। और ये प्रवेश कौन करेगा, वो करेगी हमारी संसद। जैसे कोई भी देश है या फिर किसी देश का कोई भी क्षेत्र हमारे क्षेत्र के अंदर आना है, ठीक है, या फिर कोई भी क्षेत्र जो है जो हमारे देश में अभी शामिल नहीं है, हमारे देश में आना चाहता है, वो हमारे क्षेत्र में शामिल होगा कौन से, अनुच्छेद 2 के थ्रू। और कौन करेगा, संसद करेगी एक कानून बनाकर। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ, ये तो हो गया नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कर सकते हैं। अब नए राज्यों के प्रवेश के साथ साथ आपने देखा होगा जैसे कि हमारा MP जो था पहले छत्तीसगढ़ के साथ था, 1 नवंबर 2000 को क्या किया, इसका विभाजन किया गया। ठीक है, तो इसका विभाजन भी किया गया, तो क्या मतलब हुआ कि नए क्षेत्रों का प्रवेश भी कर सकती है, और उसी के साथ ही क्या कर सकते हैं, हमारे जो
हमारे जो राज्य हैं उनको तोड़ के नए राज्य भी बना सकती है। तो वही चीज़ लिखी हुई है, नए राज्यों की स्थापना भी हो गई और नए क्षेत्र जो है उनका प्रवेश भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है, हमारे नए क्षेत्रों का प्रवेश हमारे भारत में हो सकता है। कौन करेगा, संसद करेगी कानून बनाकर। और वहीं एक राज्य जो है उसको तोड़कर 2 राज्य बना सकती है या फिर अन्य राज्य बना सकती है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमपी जो था, एमपी और छत्तीसगढ़ एक साथ थे, लेकिन 1 नवंबर 2000 को क्या किया गया, भारत को मध्य प्रदेश को अलग किया गया, एक अलग राज्य बनाया गया और छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य बनाया गया। तो ये अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग हुआ। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 3 में क्या है। हमारे अनुच्छेद 3 में क्या है, भारतीय संघ। अनुच्छेद 3 में क्या है, हमारे भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। अब देखते हैं पुनर्सीमन का मतलब यहाँ पे पड़ा है पुनर्सीमन का मतलब क्या, पुनर्सीमन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो हमारे राज्य हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि एमपी को छत्तीसगढ़ से अलग किया गया। ठीक है, तो अब इनकी क्षेत्र सीमा मतलब किसकी सीमा कहाँ तक रहेगी, इसका डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेंगे हमारी संसद। और कौन से अनुच्छेद के थ्रू, तीसरे अनुच्छेद के थ्रू। क्या बोला मैंने, जैसे कि एमपी जो है छत्तीसगढ़ से अलग हुआ है तो उसकी सीमा, उसका क्षेत्र, एमपी का क्षेत्र कहाँ तक रहेगा और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र कहाँ से चालू होगा। तो ये वाला जो काम करेंगे वो करेगी संसद अनुच्छेद 3 के थ्रू। इसी के साथ ही किसी भी राज्य का अगर नाम परिवर्तित करना है या फिर किसी भी राज्य का नया नाम रखना है तो ये भी हमारे संसद के अनुच्छेद 3 के थ्रू होगा। ठीक है, ये भी याद रखना है। और इसमें एक चीज़ याद रखना है कि जो हमारा जो अनुच्छेद 3 जो है, जब पुनर्सीमन किसी भी राज्य का किया जाएगा तो संसद में विधेयक पारित किया जाएगा। संसद में क्या विधेयक रखा जाएगा उसके लिए, लेकिन जो संसद में जो विधेयक जो रखा जाता है, क्या बोला मैंने कि नाम किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का पुनर्सीमन करने के लिए जो विधेयक जो रखा जाएगा हमारे संसद में, सबसे पहले वो विधेयक संसद में रखने से पहले क्या होगा, संसद में जो रखा जाएगा वो रखा जाएगा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। ठीक है, पहले राष्ट्रपति अनुमति देगा उसको कि संसद ऐसा कर सकता है कि किसी क्षेत्र का या फिर किसी राज्य का, किसी क्षेत्र का किसी राज्य का क्षेत्र की सीमा कहाँ तक है और उसका नाम प्रयुक्त कर सकता है। तो उसके लिए पहले राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, तब जाके वो विधेयक संसद में जाएगा। ठीक है, अब संसद में विधेयक गया, ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में विधेयक पहुँच गया। ठीक है, और राष्ट्रपति को एक और प्रावधान है इसमें। राष्ट्रपति को क्या प्रावधान है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति क्या करेगा, जिन राज्यों का नाम या फिर क्षेत्र सीमा परिवर्तित हो रही है उन राज्यों से सलाह मशवरा करेगा कि हम आपका जो राज्य है इसका क्षेत्र जो है हम यहाँ तक कर रहे हैं, यहाँ तक इसकी क्षेत्र सीमा जो है, इसका एरिया यहाँ तक रखेंगे, जबकि दूसरे राज्य का क्षेत्र सीमा यहाँ तक रखेंगे और इनके नाम या फिर इसका नाम हम लोग परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सहमति, इस सलाह मशवरा करेगा किससे, जिस जो राज्य होगा उसके सीएम से या फिर वहाँ के राज्यपाल से। ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो राष्ट्रपति ने जो सलाह मशवरा किया है राज्यों से उसको मानने के लिए वो बाध्य है। ठीक है, उसको मानना ना मानना ये राष्ट्रपति के ऊपर है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, जो पुनर्सीमन जो अनुच्छेद 3 के थ्रू जो राज्यों के क्षेत्र सीमा और नए किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना, इसको बोला जाता है पुनर्सीमन। ये जो किया जाएगा कहाँ किया जाएगा, संसद में किया जाएगा। लेकिन संसद में जो विधेयक या फिर जो बिल रखा जाएगा संसद में, उसके लिए पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति या फिर पूर्व मंजूरी जरूरी है। ठीक है, राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है। मैंने ये बात पुनर्सीमन की, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है। और इसके साथ ही राष्ट्रपति जिन राज्यों का नाम या फिर क्षेत्र सीमा परिवर्तित हो रही है उन राज्यों से सलाह मशवरा करेगा। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति ने जो सलाह मशवरा राज्यों से किया है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसमें राज्यों के पुनर्सीमन, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, वहीं अगर मैं बोलूँ अनुच्छेद 4 में क्या है, अनुच्छेद 4 के अनुसार राज्यों की सीमा या नामों में परिवर्तन करने संबंधी विधेयक को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं समझा जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं। अनुच्छेद 3 में मैंने बोला कि किसी राज्य की सीमा और नाम परिवर्तित किए जा रहे हैं, वो अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। लेकिन अनुच्छेद 4 में क्या लिखा हुआ है कि जो क्षेत्रों के नाम और सीमा में जो परिवर्तित हो रही है उसके लिए उस संबंधी विधेयक को, मतलब उसके लिए जो बिल पास किया गया था या फिर जो बिल संसद में रखा गया था उसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, संविधान में हमारे 368 अनुच्छेद में क्या है, 368 अनुच्छेद में जो है वो हमारे संविधान का संशोधन। ठीक है, तो जो राज्य का नाम या फिर राज्य की क्षेत्र सीमा परिवर्तित जो हो रही है उसको संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। आपको रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई विशेष साधारण बहुमत के थ्रू भी क्या किया जा सकता है
राज्य के नाम और उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। क्या याद रखना है आपको अनुच्छेद 4 में? अनुच्छेद 4 में आपको याद रखना है कि मतलब जो नाम पुनर्सीमा, अनुच्छेद 3 में क्या था? पुनर्सीमन था, किसी क्षेत्र की सीमा या फिर किसी राज्य की क्षेत्र सीमा और उसका नाम परिवर्तित अगर करना है तो वो करेंगे हम अनुच्छेद 3 के थ्रू। और अनुच्छेद 4 में क्या लिखा हुआ है कि जो नाम और या फिर किसी क्षेत्र की सीमा परिवर्तित अगर की जा रही है तो उसको अनुच्छेद 368 के थ्रू संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि साधारण बहुमत, किसी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है किसी राज्य के नाम या फिर क्षेत्र सीमा परिवर्तित करने के लिए। साधारण बहुमत के द्वारा मतलब साधारण बहुमत के द्वारा क्या 50% से ज़्यादा अगर टोटल संख्या अगर जैसे राज्यसभा में की 100 सीटें, फॉर एग्जाम्पल 100 सीटें हैं, संसद में मान लीजिए टोटल 100 लोग वोट देने हैं और 100 में से अगर 51-52 वोट भी अगर मिल गए कि इस क्षेत्र का नाम या फिर राज्य परिवर्तित किसी क्षेत्र का नाम या फिर राज्य का नाम परिवर्तित करने के लिए 100 में से अगर 51 वोट भी मिल गए तो भी उसका नाम परिवर्तित कर दिया जाएगा। किसी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती है, साधारण बहुमत से भी पारित हो जाता है। साधारण बहुमत के थ्रू भी किसी भी राज्य का नाम या फिर उसकी क्षेत्र सीमा परिवर्तित किया जा सकता है। क्लियर हो गया आपको ये? ठीक है। क्या याद रखना अनुच्छेद 4 में कि जो विधेयक को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी है नाम परिवर्तित जो किया जाएगा उसको साधारण बहुमत के थ्रू साधारण बहुमत के थ्रू नाम परिवर्तित किया जा सकता है। साधारण बहुमत का मतलब क्या होगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल संसद में टोटल 100 लोग थे, 100 लोगों में से 51 ने भी अगर वोट दे दिया, ठीक है, 51 ने भी अगर वोट दे दिया तो उस क्षेत्र सीमा या फिर राज्य का नाम परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और इसको 368 के तहत इसी को बोला जाता है साधारण बहुमत। और विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, और इसलिए इसको क्या माना, इसलिए इसको साधारण बहुमत के थ्रू इसका नाम परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं समझा जाएगा, संविधान में संशोधन नहीं समझा जाएगा। क्लियर है? 368 के थ्रू। तो एक बार फिर बताता हूँ अनुच्छेद 1 में क्या है। अनुच्छेद 1 में क्या है, हमारे कितने भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत अथवा इंडिया जो है राज्यों का संघ है। ठीक है, हमारा भारत जो है 28 राज्यों का 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 2 में जो है वो है हमारा क्या, अनुच्छेद 2 में जो है हमारा वो है किसी नए राज्य का प्रवेश या फिर किसी राज्य का विभाजन करके अन्य राज्यों का निर्माण। ये जो है हमारे कौन करेगा? संसद विधि के द्वारा, संसद कोई कानून बनाकर कर सकती है। अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 में जो है वो है पुनर्सीमा, राज्यों का पुनर्सीमा। मतलब क्या है? किसी राज्य की क्षेत्र सीमा, मतलब किसी राज्य का एरिया कम या ज़्यादा करना है या फिर किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना है, उसको बोला जाता है पुनर्सीमन, वो है अनुच्छेद 3 में। ठीक है, ये भी किसको पावर है? संसद को पावर है। लेकिन संसद में ये विधेयक पारित होने से पहले अनुच्छेद 3 में मतलब किसी राज्य के पुनर्सीमन के लिए जो संसद में विधेयक पारित किया जाएगा उसके विधेयक को संसद में विधेयक रखा जाएगा तो उस विधेयक को रखने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वही अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद 4 में ये लिखा हुआ है कि मतलब किसी राज्य का अगर पुनर्सीमन किया जा रहा है, किसी राज्य का एरिया या फिर मैं बोलूँ एरिया या फिर नाम परिवर्तित किया जा रहा है तो उसको अनुच्छेद 368 जो जिसमें क्या है संविधान का संशोधन है, संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा, केवल साधारण बहुमत के द्वारा उसका नाम परिवर्तित हो जाएगा। ये 4 अनुच्छेद आपको क्लियर हो गए होंगे। अब तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे जितने भी राज्य हैं, ठीक है, उनको जितने भी राज्य हमारे इसमें शामिल हैं, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश जितने भी केंद्र शासित 28 केंद्र शासित प्रदेश अभी प्रेजेंट में अगर मैं बात करूँ 28 हमारे यहाँ पे कितने राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इनमें से कोई भी राज्य या फिर किसी भी राज्य किसी भी क्षेत्र को जो है भारत अपनी सहमति से या फिर मैं बोलूँ कि अपनी स्वेच्छा से भारत से अलग नहीं हो सकता। लेकिन क्या हुआ था, एक सभा सम्मेलन जिसमें जो 2015 में हुआ था, इसमें क्या किया गया था कि कुछ ऐसे एरियाज़ थे हमारे जो भारत के जो बांग्लादेश में आते थे और बांग्लादेश से कुछ एरिया जो थे वो भारत में आते थे। ठीक है, तो क्या होता था कि जो भारत की जो एरिया भारत का बांग्लादेश में आता था और यहाँ जो बांग्लादेश का जो एरिया भारत में आता था तो उन लोगों को दिक्कत होती थी आने जाने में या फिर आने जाने में। तो ये 2015 में एक संशोधन किया गया, 11वां एक 100वां संविधान संशोधन था 2015 में किया गया। इसमें क्या किया गया कि एक विशेष अधिनियम लाया गया। मैंने बोला क्या कि अभी तक कोई भी अपनी स्वेच्छा से नहीं जा सकता, लेकिन क्या लाया गया, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके एक विशेष अधिनियम लाया गया और क्या किया गया कि भारत के जो 11 विदेशी अंतर क्षेत्र जो मतलब जो भारत में क्षेत्र थे लेकिन उनके राज्य किसका था, बांग्लादेश या फिर शासन किसका था, बांग्लादेश का था, तो उनको वापस बांग्लादेश को दे दिया गया। तो क्या किया गया कि जो भारत में क्या थे, जो भारत के जो 51 अंतर क्षेत्र, ठीक है, तो जो भारत में
111 ऐसे था कि ऐसा मतलब फॉर एग्जांपल आप ऐसे मान लो कि बांग्लादेश में क्या कुछ एरिया हैं, ठीक है, लेकिन उन पे शासन कौन कर रहा था? भारत का था। लेकिन जो भारत में कुछ शासन, भारत में कुछ एरिया था उसमें शासन बांग्लादेश का था। तो क्या किया कि हम लोगों ने क्या किया, एक्शन कर लिया कि आप हमारे ये वाले एरिया रख लो, हम आपके ये वाले एरिया रख लेते हैं, ठीक है। तो ये किया गया था। कौन से संविधान संशोधन में किया गया था? ये किया गया 100वें संविधान संशोधन 2015 में हुआ था, ठीक है, याद रखना है। अनुच्छेद 368 के तहत विशेष अधिनियम लाया गया। इसमें क्या किया गया, भारत ने 111 विदेशी अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया। मतलब भारत की जो 111 विदेशी क्षेत्र थे, मतलब जो बांग्लादेश में जो क्षेत्र थे जो भारत के अंडर में आते थे, उनको बोल दिया कि ये आप रखो, ठीक है। और बांग्लादेश के जो 51 क्षेत्र जो थे, बांग्लादेश के 51 क्षेत्र जो भारत में आते थे, जिन पे शासन तो बांग्लादेश का था, तो उनको भारत एक दूसरे से एक्शन कर लिया, हस्तांतरित कर दिया। तो कोई चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे कि अनुच्छेद 368 के तहत विशेष अधिनियम लाकर भारत ने 111 विदेशी अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया, जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतर क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित कर दिया, ठीक है। मतलब जो भारत में 51 क्षेत्र थे बांग्लादेश के, वो भारत ने ले लिए। जो भारत के 111 क्षेत्र जो बांग्लादेश में थे, वो बांग्लादेश को दे दिए, ठीक है। तो ये आप याद रखना है कि 100वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 2015 में हुआ था। किससे रिलेटेड है? याद रखना कि बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों के हस्तांतरण से रिलेटेड है। इसके आगे हम लोग कल लिखेंगे। आज के लिए इतना ही।